अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सोहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ अहम खबरों को डिस्कस करेंगे, उसका जो मार्केट पे इम्पैक्ट है उस हिसाब से प्राइस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही डॉज, शिप, सोलाना को डिस्कस करेंगे और कुछ और चीज़ों को भी जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करते ही मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इस वक्त जो मार्केट का मिजाज जो है, लोगों की इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है, किस ट्रेंड में है, वो मैं आपको समझाता चलूँ। तो इस वक्त दो तरह के ट्रेंड जो है वो चल रहे हैं, एक प्रूफ ऑफ वर्क और एक प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको उनमें इन्वेस्टमेंट अलग तरीके से नजर आएगी और प्रूफ ऑफ वर्क में एक अलग तरीके से नजर आएगी। फिर प्रूफ ऑफ वर्क में दो तरह की डिविजन है। एक प्रूफ ऑफ वर्क वो जिसमें हाईली एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जैसे कि बिटकॉइन। दूसरा प्रूफ ऑफ वर्क वो जो कम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि सोलाना। और अब मैटिक भी जो है वो इस जानिब जाने लगा है। इसी के साथ दूसरा ट्रेंड देखें तो मेटावर्स, एनएफटी, प्ले टू अर्न की तरफ जो है वो लोगों का ज्यादा रुझान है। तो इस हवाले से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है शॉर्टर टर्म में, तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट कम से कम जो है उन प्रोजेक्ट से निकाल सकते हो, बाद में प्रॉफिट जो है वो छोड़ दो। ओवरऑल चला क्या कल के दिन, तो सीएमई जो है वो फ्यूचर क्लोज हुआ था। ठीक है, तो क्लोज होते हुए जब सीएमई फ्यूचर क्लोज हुआ है तकरीबन 22 अप्रैल को, तो उसने किया क्या है, तो उसने ये किया है कि उसने 600 एमए की सपोर्ट और ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट थी दोनों तोड़ दी थी। ठीक है, 600 एमए बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे, ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहे थे, तो ऐसा ले लीजिए ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट थी वो तोड़ दी थी। फिर नेक्स्ट सपोर्ट किसको बनाया था, इस वक्त जो है वो पुरानी ट्रेंड लाइन जो एक तरह की रेजिस्टेंस है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो इस रीजन को जो है वो आप समझ सकते हैं बनाया। लेकिन इस वक्त जाहिर सी बात है सीएमई स्टॉप है, रुका हुआ है। तो बिटकॉइन को आ जाते हैं, बिटकॉइन को देख लेते हैं आज बिटकॉइन ने पूरा दिन किया क्या है। तो बिटकॉइन ने आज पूरा दिन क्या किया, बिटकॉइन ने आज पूरा दिन उसी ट्रेंड लाइन को जो है वो फॉलो किया है। आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन थी, जो अब रेजिस्टेंस बन गई, बार बार उसको टच करके आज के पूरे दिन तकरीबन 4 दफ़ा टच करके वापस आया। लेकिन जब वापस आया तो जो सीएमए की ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, उसी को जो फॉलो अप कर रहा है। और राउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट भी जो है वो तकरीबन कुछ घंटे पहले ही जो है वो दोबारा से यहाँ पर आया। ओवरऑल डे वाइज क्या चल रहा है, तो अगर आप वन डे में देख लें, पहले मैं 1 आवर में क्लियर करता चलूँ कि अगर ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो अप करता है तो हमारी एक्सपेक्टेड रीजन तक जो है वो आपको नज़र आ सकता है। ऑल्दो अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो फिर ये रीजन है, लेकिन ये हमारा एक्सपेक्टेड रीजन ये वाला है। इसी के साथ देखें तो वन डे में क्या हो रहा है, तो वन डे में कुछ इस तरीके से हो रहा है कि आज के दिन की कैंडल बनने में थोड़ा टाइम जो है वो बाकी नहीं है। आज के दिन की कैंडल बन चुकी है, ग्रीन से बनी है और रिकवरी की जानिब जो है वो जा रही है। इस वक्त तक आपको कुछ ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल देखते हैं कि मंडे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि मंडे किस तरीके से जो है वो बिहेव करता है। लिक्विडेशन को देख लें ज़रा, लिक्विडेशन एक तरह का जो है वो क्लोजिंग की जानिब जो है वो जा रही है। शॉर्ट में भी कम लिक्विडेशन हो रही है और लॉन्ग में भी जो है कम लिक्विडेशन हो रही है, वॉल्यूम काफ़ी कम है। ओवरऑल अगर आप देख लें कि राउंड अबाउट 30,000 के करीब जो है वो लिक्विडेशन हुई है आज के सारा दिन। फिर वही हुआ है कि आपको बिटकॉइन जो एक्सचेंजेस से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। 30 दिनों में 55,000 के करीब जो निकल चुका है। पिछले 7 दिनों में 10,000 और आज के दिन भी जो तकरीबन 1,000 के करीब निकला है, जो कि काफ़ी कम है ऑन एवरेज। इसी के साथ देखें तो ये ग्रेट वन लेगन है, इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन ईटीएच और लिंक जो है वो एक्सचेंजेस से निकल रहा है। अब बिटकॉइन को कह सकते हैं इस वजह से निकल रहा है कि 60,000 पे जो है वो उसकी आपको ये लग सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग हो, तब लोग जो है एक्सचेंजेस में लाके सेल आउट करें। ईटीएच के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जब मर्ज होगा तब लोग जो है वो उसको लाके एक्सचेंजेस में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। लिंक से ऐसी कौन सी चीज़ है, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा और हमें बताने की जहमत कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ देखें कि एक्सचेंजेस से अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो आज के दिन में जो है वो निकल चुका है और तकरीबन 50% से लेकर 20% के राउंड अबाउट जो है वो निकला है। ओवरऑल आज के दिन की परफॉर्मेंस क्या रही, तो ऑडियो, सीआरवी, कावा, केएनसी, जेल, ईटीसी, ऐप, जीआरटी, एक्सईसी, थीटा में आपको नज़र आती है इन्वेस्टमेंट्स। इसी के साथ सीआरवी, जब से ट्रॉन के एल्गोरिथमिक कॉइन की जो न्यूज़ आई है उसके बाद से सीआरवी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ और भी न्यूज़ होंगी, लेकिन ये और उसकी न्यूज़ का ड्यूरेशन जो है वो सेम है। टेरा लूना भी इसको काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट कर रहा है। इसी के साथ देखें तो यहाँ पर शुरू होता है कल, यानी कि जो मंडे का दिन होगा वो वाला दिन। ठीक है, द न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली विल सून वोट ऑन अ बिल। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क के अगेंस्ट जो है वो बिल पास होगा, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क कौन सा, जो बिटकॉइन माइनिंग वाला वर्क है। ठीक है, इसी के साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। बिटकॉइन माइनर्स आर अट्रैक्टेड टू द चीप पावर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आप इस तमाम आर्टिकल को जो है वो पढ़ सकते हैं, जो प्रूफ ऑफ वर्क में बिटकॉइन को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अब डिफरेंट प्रोजेक्ट अपने आप को प्रूफ ऑफ वर्क में किस तरीके से बचा रहे हैं वो मैं आगे आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। 55 आउट ऑफ 100 बैंक्स जो हैं उनमें से
उनकी इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी में, यानी कि 100 बैंक हैं तो अगर 100 बैंक्स हैं तो उनमें से 55 बैंक्स की इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी में, और सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 380 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, और 9 इन 10 अमेरिकन जो है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत सुना हुआ। 16% जो है उनकी इन्वेस्टमेंट है। एक तरह का सर्वे रिपोर्ट है, जितने लोगों से पूछा कि उनमें से 16% की इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी में अमेरिका में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 15% ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर, क्रिप्टो के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनमें से 15% एंड 22 ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स डोंट ट्रस्ट एनी इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। अब इसमें SEC, फेड वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। इसी के साथ देखें हाउ बिटकॉइन माइनिंग के हवाले से ये सेम आर्टिकल है वो प्रीवियस वाला, इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ईच बिटकॉइन ट्रांजेक्शन कंज्यूम 1173 किलोवाट। इस वक्त जो मार्क पॉइंट है वो यही मार्क पॉइंट है कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, इन तमाम चीज़ों को बेस बना के जो बिटकॉइन को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है जब इन तमाम चीज़ों का नाम लेके बिटकॉइन को टारगेट किया जाएगा तो बिटकॉइन की फेवर में बोलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जुलाई में जो है वो एक तरह की डेडलाइन है, तो ग्रे स्केल मेक्स फ्रेश पुश फॉर SEC अप्रूवल टू बिकम बिटकॉइन ETF। लेकिन ये तमाम गेम जो है वो दैट सी बात है अप्रूवल का है, बैकडोर समझ लीजिए डील्स का है। बैकडोर अगर डील हो जाती है तो आपको जुलाई में ग्रे स्केल की ETF जो नज़र आ जाएगी। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में ETF वाला चक्कर चल रहा है वो क्लियर कर देगा ग्रे स्केल की ETF को। इसी के साथ देखें तो इन्होंने माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रेटजी हैं उनके हवाले से जो है वो बयान दिया पीटर स्निफ ने। हमारा भी सेम इसी तरह का जो है वो स्टांस है माइक्रो स्ट्रेटजी और सेलर के हवाले से। आई हैव बीन रीडिंग सम आर्टिकल्स अबाउट सेलर पंपिंग एंड सीक्रेटली डंपिंग द हिज बिटकॉइन। ठीक है, वाइल दिस इज सर्टेनली द स्मार्ट थिंग टू डू, इट्स हाईली अनएथिकल and give the position at MicroStrategy may even be illegal. I wonder if there is any truth to this rumor thoughts. ठीक है, अगर आप माइक्रो स्ट्रेटजी को कंटिन्यूसली फॉलो अप करते हो तो आप ये बात नोट करोगे कि जैसे उनका बयान आता है कि हम बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, हमने बिटकॉइन बाय कर लिया और रेंज बता दी तो उसके बाद से बिटकॉइन जो क्रैश करने लग जाता है। इसी के साथ आप माइकल सेलर को भी फॉलो कर सकते हो, ऐसी बात है, करना भी चाहिए। एप्पल के हवाले से कॉइनबेस CEO की एक जो है वो न्यूज़ है। कॉइनबेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है USA की पॉलिसीज़ को फॉलो अप करने में। अब चल क्या रहा है तो मैं आपको ये पहले पढ़ के सुना दूँ थोड़ा सा। एप्पल ने जो है वो अब तक जो है वो अच्छा नहीं करा क्रिप्टो करेंसी के साथ, ठीक है, और जो काम को एप्लीकेशंस में करने चाहिए तो उन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं दी। अब एप्पल ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, ये कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? असल में ये करना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को बाईपास। क्रिप्टो करेंसी को अगर ये यूज़ करते हैं तो उन्हें क्रिप्टो लॉ का सामना करना पड़ेगा। NFT और मेटावर्स जो है वो एक अलग चीज़ है। NFT और मेटावर्स का ब्रिज जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। तो ये तमाम जो इदारे हैं वो क्रॉस करना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशंस और सैंक्शंस वगैरह को। इसलिए आपको NFT मेटावर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नज़र आती है और वो इस वक्त जो है वो ट्रेंडिंग में है। ऑल्दो के टाइम के साथ जब उन पे भी किसी किस्म की रेगुलेशंस की बात होगी तो वो भी आपको हैवी प्राइस करेक्शन करते हुए जो है वो नज़र आएंगे। ठीक है, तो आप होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि NFT और मेटावर्स में इस वक्त ट्रेंड क्यों है, क्योंकि वो लॉ की ग्रिप में जो है वो इस वक्त तक नहीं है उस तरीके से जैसे है। इंपॉर्टेंट और बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूज़ समझ लीजिए, मेरे हवाले से वैसे ना हो शायद। डॉजकॉइन सेंट VIA रेडियो डॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, टेस्ला के साथ इन्होंने जो वो करके, एलन मस्क के साथ करके इस प्रोजेक्ट को करा है। प्रोजेक्ट लिब डॉजकॉइन के नाम का एक प्रोजेक्ट है, सी बेस्ड लाइब्रेरी डॉज प्रोटोकॉल है। ठीक है, इन्होंने जो है वो रेडियो सिग्नल्स के तहत जो है वो डॉज की एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जो ट्रांजेक्शन करी है इंटरनेट के बगैर। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी को इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंसी जो इंटरनेट पर है उससे जो है वो आगे ले गया। ज़ाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी के लिए एक तरह का न्यू एरा है कि आपको क्रिप्टो रखने के लिए भी जो है वो अब इंटरनेट की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ये एक तरह की न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू रेवोल्यूशन हो सकता है आने वाले वक्त में कि आप क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए इंटरनेट के पाबंद नहीं होगे। आप क्रिप्टो बेचनी है, खरीदनी है तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तरह का बूम भी करेगी। इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो आएंगे वो भी जो है वो शॉर्टर टाइम में बूम करेंगे। इसी के साथ देख लें, अगर आप आ जाएँ, दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। वाई शिबा इनू बर्न पोर्टल बी बिगर कैटलिस्ट। ठीक है, इसी के साथ जो है वो कुड शिबा इनू स्काई रॉकेट आफ्टर अपकमिंग मर्ज। ठीक है, दोनों चीज़ों को मैं आपको समझाता चलूँ। सबसे पहले अगर मर्ज को ले लें, इथेरियम का मर्ज। अब इथेरियम का मर्ज शिबा इनू को किस तरीके से स्काई रॉकेट प्राइस बूम जो है वो दे सकता है, वो इस तरीके से दे सकता है। शिबा इनू ने अपना मेटावर्स लैंड जो है वो लॉन्च किया
जब मेटावर्स लैंड लॉन्च कर दिया तो शिबा इन्होंने क्या करा कि आप जो भी मेटावर्स चीज़ वहाँ से खरीदोगे वो आप इथेरियम में जो है वो पे आउट करोगे। जब इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चला जाएगा तो फीस वाला चक्कर और तमाम चीज़ें जो है वो बहुत कम हो जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएगा। तो शिप को यूज़ करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। शिप ने एक तरह का समझ लीजिए क्लेवर मूव किया अपने आप को इथेरियम मर्ज को देखते हुए। ऑल्दो के डॉज ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया कि आपने ये गलत करा है कि आपका प्लेटफ़ॉर्म आपका है लेकिन पेमेंट जो है वो आपकी इथेरियम में हो रही है, क्योंकि शिप और डॉज एक तरह के राइवल्स हैं। डॉज की अपना सब कुछ है, शिप ने इथेरियम को चूज़ किया। शिप का सारा चीज़ जो है वो इथेरियम के ऊपर होती है, तो शिप ने फ्यूचर विज़न देखा और प्रूफ ऑफ स्टेक का जो है वो वेट किया और प्रूफ ऑफ स्टेक के हवाले से शिप जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपने आप को। तो ज़ाहिर-सी बात है जब प्रूफ ऑफ स्टेक आएगा तो शिप आपको फुल पेस पे काम करता हुआ नज़र आएगा। उसी के साथ जो है वो आपको शिप की प्राइसेज़ में हाइप भी नज़र आ सकता है। इसी के साथ बर्निंग पोर्टल जो शिप ने लॉन्च किया उस हवाले से ये तमाम पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूँ कि बिटकॉइन की बर्निंग हो भी रही होगी, तब भी जो बिटकॉइन की प्राइस में बर्निंग का जो इफ़ेक्ट है वो क्यों नहीं आ रहा? तो वो इस वजह से नहीं आ रहा कि 1 साल में यानी कि 111 ट्रिलियन शिप अगर बर्न होंगे तो उस बर्निंग का इफ़ेक्ट जो है वो आपको शिप की प्राइस में नज़र आएगा, वरना उसके अलावा अगर इससे कम होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं, तो उस बर्निंग का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो नज़र नहीं आएगा। सेम उसी तरीके से जैसे आप सेफ मून, सेफ बीटीसी अपने वॉलेट में रखते हैं और कोई भी सेल या परचेज़ करता है तो उसकी ख़ास अमाउंट जो है वो आपको मिलती है और आपकी सेफ मून, सेफ बीटीसी या पिटकॉइन जो है वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन वो उनके बढ़ने की रफ़्तार इतनी स्लो होती है कि सेफ मून की प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, उसमें आपके जितने कॉइन्स बड़े होते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा पाते। तो सेम चीज़ बर्निंग पे भी ये लागू होती है। सोलाना को ले लीजिए, प्रूफ ऑफ वर्क में आ जाएँ। प्रूफ ऑफ वर्क में 2 ट्रेंड, एक ट्रेंड वो जो हाईली एनर्जी कंज़्यूम कर रहा है, दूसरा ट्रेंड वो जो कम एनर्जी कंज़्यूम कर रहा है। कुछ दिनों पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था मैटिक भी जो है वो कम एनर्जी यूटिलाइज़ेशन की जानिब जो जा रहा है। अब सोलाना ने भी अपना एक आर्टिकल शेयर कर दिया, अपनी एक बात शेयर कर दी कि सिंगल गूगल सर्च, गूगल में कुछ भी आप सर्च करते हो तो 1080 जूल्स जो है वो एनर्जी लगती है। सिंगल सोलाना ट्रांज़ैक्शंस में जो है वो 2707 जूल्स लगती है और अगर आपको कोई एनएफटी मिंट करनी है सोलाना के ऊपर तो तकरीबन 10,828 जूल जो है वो एनर्जी लगती है। इसी के साथ अगर 2 घंटे तक 1 घंटे तक आप किसी बल्ब को जलाते हो तो 36,000 जूल्स के करीब, एलईडी बल्ब को जलाते हो तो 36,000 जूल्स के करीब जो एनर्जी लगती है। पूरा कंपैरिज़न सोलाना ने दिया है। अब ज़ाहिर-सी बात है इस कंपैरिज़न को इस टाइम देने की वजह ही यही है कि बताना कि हम प्रूफ ऑफ स्टेक में तो हैं लेकिन एनर्जी को हम प्रूफ ऑफ वर्क में तो हैं लेकिन हम एनर्जी को कम कंज़्यूम करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो ये अपना स्टांस पेश करेगा आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ जाती हुई नज़र आएगी करंट टाइम में, ठीक है? इस वक़्त जो ट्रेंड चल रहा है वो ऑल्दो तमाम चीज़ें ट्रेंड और फेयर एंड ग्रीड के हिसाब से चलती हैं, तो जैसे ही ट्रेंड खत्म होगा तमाम चीज़ें प्राइस करेक्शन करती हुई नज़र आएँगी, वो एनएफटी हो, मेटा हो, प्रूफ ऑफ स्टेक हो या प्रूफ ऑफ वर्क हो। बिटकॉइन के हवाले से आपकी प्रेडिक्टेड रेंज क्या है और आपकी इस बारे में क्या राय है जो रेगुलेशन सैंक्शंस के हवाले से चल रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा बिटकॉइन के ऊपर? साथ ही क्या जून के महीने में आप बिटकॉइन की हैवी प्राइस करेक्शन देख रहे हैं? तमाम चीज़ों को जो है वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिल वक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमान।